हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू CRS Edu वर्ल्ड। हमेशा की तरह आज भी हम कुछ नया सीखते हैं। देखिए, जीव जगत पढ़ने से पहले एक वैज्ञानिक के बारे में आपको जानना है जिनका नाम है अर्नेस्ट मेयर। इनका जन्म 1904 में हुआ और इनकी मृत्यु 2004 में हुई, अर्थात ये पूरे 100 वर्ष तक क्या हुए, जीवित रहे। इन्होंने जाति विविधता का प्रश्न खड़ा किया और जाति वर्गीकी को परिभाषित किया। तो अर्नेस्ट मेयर साहब ने क्या किया, जाति विविधता का प्रश्न खड़ा किया और जाति वर्गीकी को परिभाषित किए। जाति विविधता क्या होती है और जाति वर्गीकी, ये इस चैप्टर में आगे आपको मिल जाएगा। अब देखिए, चैप्टर का नाम है जीव जगत, यानी सजीव का जो दुनिया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमको ये जानना होगा कि सजीव है क्या। तो कुछ अभिलक्षण होते हैं जिनके आधार पर हम सजीवों को पहचानते हैं। तो देखिए, अभिलक्षण में वृद्धि हो सकता है, जनन हो सकता है, और भी अभिलक्षण हो सकते हैं। लेकिन देखिए, कुछ ऐसे अभिलक्षण हैं जो सभी सजीवों में होंगे और किसी निर्जीव में नहीं होंगे। उस अभिलक्षण को विशिष्ट अभिलक्षण बोला जाता है। विशिष्ट अभिलक्षण सभी सजीव में होगा और किसी निर्जीव में नहीं होगा और सभी सजीव में होगा। पहले कुछ अभिलक्षण को देखते हैं, जैसे वृद्धि। वृद्धि का मतलब है कोशिका की संख्या में वृद्धि या भार में वृद्धि। इस दोनों को वृद्धि का द्वियुग्मी लक्षण बोला जाता है। तो संख्या अगर बढ़ रहा है कोशिका का या फिर वजन बढ़ रहा है यानी भार बढ़ रहा है तो हम उसको बोलेंगे वृद्धि। एक कोश के जीव जैसे जीवाणु है ना, अमीबा, ये सब जो हैं, इनमें कोशिका की संख्या की वृद्धि जो होती है उसको माइक्रोस्कोप से बहुत अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। बहुकोश के जीव जैसे प्राणी, इसमें हमेशा वृद्धि नहीं होता, एक निश्चित अवधि तक ही वृद्धि होती है। लेकिन जो कोशिकाएं विलुप्त हो जाती हैं वो नया बनते रहता है। कभी भी अगर प्राणियों में जो कोशिका विलुप्त हो गई है चोट वोट लगने के कारण, तो उसकी जगह पर नई कोशिका बन सकती है, लेकिन वृद्धि एक निश्चित समय अवधि तक ही होती है। लेकिन पादप में वृद्धि हमेशा होते रहती है। अब देखिए, जनन क्या होता है। अपने समान जीव को उत्पन्न करना क्या है, जनन है। जैसे अलैंगिक जनन की बात करें तो कवक में बीजाणुओं के द्वारा जनन होता है, ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा होता है। तंतु में शैवाल, मौस का प्रथम तंतु या फंजाई या फिर कवक में विखंडन भी होता है, बीजाणुओं द्वारा भी जनन होता है। तंतु में शैवाल, मौस का प्रथम तंतु, इस समय विखंडन द्वारा जनन होता है। ये सब अलैंगिक जनन के उदाहरण हो गए, इसको हम आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। एक कोशिकीय जीवों में जैसे जीवाणु, एक कोशिकीय शैवाल, अमीबा, इसमें वृद्धि और जनन दोनों एक समान ही होता है। देखिए, एक कोशिकीय अगर कोई जीव है तो उसमें वृद्धि हो या जनन, ये दोनों एक ही होता है, क्योंकि ये कोशिका है, ये क्या करेगा, दो भाग में बटेगा। तो यहाँ कोशिका की संख्या बढ़ रही है, कोशिका की संख्या बढ़ रही है और कोशिका की संख्या में जो वृद्धि हो रही है, अगर कोशिका की संख्या में वृद्धि हो रही है तो उसको क्या कहेंगे, वृद्धि। तो इस आधार पर हम इसको वृद्धि कह सकते हैं। लेकिन यहाँ एक जीव से दो जीव भी बन रहा है, अर्थात अपने समान जीव भी उत्पन्न कर रहा है, तो इसको जनन भी बोलेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि एक कोशिकीय जीव जैसे जीवाणु, एक कोशिकीय शैवाल या अमीबा, इसमें क्या होता है, वृद्धि और जनन दोनों एक ही होते हैं, अर्थात एक दूसरे के क्या होते हैं, पर्यायवाची। अब देखिए, विशिष्ट अभिलक्षण में देखें कि वृद्धि जो है ये विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, कुछ ऐसे निर्जीव पदार्थ होते हैं जैसे कि हमारा पर्वत हो गया, गोलांश हो गया या रेत का टीला हो गया, इसके ऊपर अगर पदार्थ जमा होते जाते हैं तो धीरे धीरे इनका भी आकार बढ़ने लगता है, अर्थात इनका क्या होता है, भार बढ़ने लगता है, तो इसको भी हम वृद्धि कहेंगे। ये बाह्य वृद्धि है, क्योंकि इनके ऊपर पदार्थ जमते गया और ये क्या करने लगे, वृद्धि करने लगे। तो वृद्धि निर्जीवों में भी हो सकता है, लेकिन विशिष्ट अभिलक्षण वही है जो किसी भी निर्जीव में ना हो और सभी सजीव में हो। सभी सजीव में वृद्धि तो होता है लेकिन निर्जीव में भी होता है, इसलिए वृद्धि एक विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है। यहीं अगर आंतरिक वृद्धि कह दे तो आंतरिक वृद्धि केवल सजीवों में होता है और किसी निर्जीव में नहीं होता है, तो आंतरिक वृद्धि एक विशिष्ट लक्षण होगा।
जबकि सिर्फ वृद्धि बोले तो वो विशिष्ट अभिलक्षण नहीं होगा। अब जनन की बात करें तो जनन सभी सजीवों में नहीं होता है। कुछ ऐसे भी मानव हैं जिसको कि वंध्य मानव कहा जाता है, या कुछ कामगार मधुमक्खी है। एक छत्ते में 3 तरह की मधुमक्खी होती है, एक रानी, एक नर और एक कामगार मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी का काम होता है बच्चे को जन्म देती है। नर मधुमक्खी का काम है रानी मधुमक्खी को जो है प्रेग्नेंट करता है, और कामगार मधुमक्खी किसी भी बच्चे को जन्म नहीं देता है, वो इधर उधर से क्या करता है, जो फूलों का रस होता है उसको लाकर छत्ते में जमा करता है, जिसको कि हम लोग शहद बोलते हैं। तो कामगार जो मधुमक्खी है वो भी जनन नहीं करता है। कुछ मानव जो हैं बंध्य मानव, वो भी क्या करता है, जनन नहीं करता है। खच्चर हमारा एक उदाहरण है जो कि जनन नहीं करता है। ये सभी सजीव हैं लेकिन जनन नहीं करते हैं, इसीलिए जनन जो है ये भी जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं होगा। जनन किसी निर्जीव में नहीं होता है, अच्छी बात है, लेकिन सभी सजीव में भी नहीं होता, इसीलिए ये एक विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है। विशिष्ट अभिलक्षण का शर्त है कि सभी सजीव में होगा और किसी निर्जीव में नहीं होगा। किसी निर्जीव में तो जनन नहीं होता है, लेकिन सभी सजीव में भी नहीं होता है, इसलिए जनन और वृद्धि ये दोनों ही विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है। आंतरिक वृद्धि एक विशिष्ट अभिलक्षण है, क्योंकि आंतरिक वृद्धि केवल सजीवों में होता है और सभी सजीवों में होता है नहीं है। अब देखिए उपापचय क्रियाएं ये क्या होते हैं। प्रत्येक कोशिका के अंदर जो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, वो सभी उपापचय क्रियाएं हैं। तो क्या कोशिका के बाहर उपापचय क्रियाएं हो सकती है? आंसर है हाँ। किसी परख नली में भी हम अगर बहुत सारे रसायन को मिलाएं तो वो रसायन आपस में क्रिया कर सकती है, तो एक रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। और ये रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है तो क्या होगा, वो उपापचय क्रिया भी होगा। लेकिन तो कोशिका के बाहर भी उपापचय क्रियाएं हो सकती है। कैसे? कोशिका के बाहर भी अगर हम रसायनों को उचित मात्रा में मिलाएं तो रासायनिक अभिक्रिया होगी, और ज्यों ही एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो रासायनिक अभिक्रिया ही क्या है, उपापचय क्रिया है, तो उपापचय क्रियाएं हो रही है। लेकिन ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ये अपने आप नहीं हो रही है, ये सजीवों के योगदान से, यानी हमारे योगदान से होता है। इसीलिए ये जो उपापचय क्रियाएं हैं कोशिका मुक्त तंत्र में यानी सिस्टम में, ये जो उपापचय क्रियाएं हो रही है ये अजैव है, जीवित नहीं है। क्यों इसको अजैव कहा गया? क्योंकि देखिए ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ये अपने आप नहीं हो रहा है, सजीवों के प्रॉपर योगदान के माध्यम से ये हो रहा है, इसीलिए ये अजैव उपापचय क्रियाएं हैं। तो जो जैव उपापचय क्रियाएं हैं वो प्रत्येक कोशिका के अंदर होती है, और चूँकि ये सभी सजीव में भी होता है इसीलिए यह एक विशिष्ट अभिलक्षण हो जाता है, विशिष्ट अभिलक्षण हो जाता है। तो उपापचय क्रियाएं विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है। जैविक उपापचय क्रियाएं यानी कोशिका के अंदर जो हो रहा है उपापचय क्रियाएं वो एक विशिष्ट अभिलक्षण है, क्योंकि ये सभी सजीवों में होगा और किसी निर्जीव में नहीं होगा। अब देखिए संवेदनशीलता और प्रतिक्रिया क्या है। कोई भी जो सजीव होते हैं उनके आसपास के वातावरण में जो भी परिवर्तन होते हैं उनको वो क्या करते हैं, महसूस करते हैं, और परिवर्तन जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से वो प्रतिक्रिया करते हैं। तो महसूस करने की घटना संवेदनशीलता है, और प्रतिक्रिया करना उनका क्या है, एक स्वभाव होता है सजीवों का। तो ये प्रत्येक जो सजीव हैं उनमें होता है, और किसी भी निर्जीव में इस तरह की जो संवेदनशीलता है, जो महसूस करने की क्षमता है, वो नहीं होता है। इसलिए संवेदनशीलता और प्रतिक्रिया ये भी क्या होता है, सजीवों का एक विशिष्ट अभिलक्षण होता है। देखिए स्वचेतना का मतलब है जो खुद से किसी चीज़ पर अमल कर सके। तो सजीवों में एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो बुद्धिजीवी है, जो चीज़ों को सोच सकता है। तो स्वचेतना जो है वो केवल और केवल मानव में होता है। कोशिकीय संगठन ये जो विशिष्ट अभिलक्षण है उनमें कोशिकीय संगठन भी एक आता है। कोशिकीय संगठन
से ही ये पता चला कि कोशिका के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है और वह एक उपापचय क्रियाएं हैं। तो कोशिकीय संगठन ये प्रदर्शित करता है कि उपापचय क्रियाएं जो जैविक हैं वो एक कोशिका के अंदर होता है। तो ये भी एक सुस्पष्ट अभिलक्षण हो जाता है या विशिष्ट अभिलक्षण हो जाता है। तो विशिष्ट लक्षण कुछ ही हैं जिसको कि मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। आंतरिक वृद्धि, जैविक उपापचय क्रियाएं जो एक कोशिका में हो रही है, संवेदनशीलता, और प्रतिक्रिया और कोशिकीय संगठन। यही जो है विशिष्ट अभिलक्षण है। बाकी जो भी है वो विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है। इन सारे अभिलक्षण में अगर बोलेगा बहुत ही पेचीदा लक्षण कौन सा है, पेचीदा लक्षण, तो पेचीदा लक्षण जो है वो संवेदनशीलता और प्रतिक्रिया होता है। इसको क्यों पेचीदा बोलते हैं? क्योंकि देखिए, चीज़ों को जो महसूस हम करते हैं तो ऐसे ही नहीं उस पर प्रतिक्रिया होता है। पहले हम संवेदी अंगों के द्वारा, संवेदी मतलब जिससे हम बाहर की चीज़ों का अनुभव करते हैं, जैसे सेंस ऑर्गन जो हैं 5 हैं, उस पाँचों के माध्यम से जो हम बाहरी पर्यावरण के परिवर्तन को महसूस करते हैं, इसकी सूचना बहुत ही जटिल तंत्रिका तंत्र के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचती है और तब वहां से एक आदेश मिलता है जो कि तंत्रिका तंत्र के द्वारा किसी अंग तक पहुंचती है और तब प्रतिक्रिया होता है। तो ये जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा होता है, जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा, इसीलिए इसको पेचीदा अभिलक्षण बोला जाता है। किसको? संवेदनशीलता और प्रतिक्रिया को। अब हम अभिलक्षण के बारे में इतना जान गए हैं तो एक जीव की परिभाषा दे सकते हैं। जीव क्या है? एक जीव या सजीव इसको बोल सकते हैं। ये क्या होता है? एक क्रियाशील तंत्र है, एक क्रियाशील तंत्र है जिसमें आंतरिक वृद्धि, जैविक उपापचय क्रियाएं, संवेदनशीलता और प्रतिक्रिया तथा कोशिकीय संगठन नामक विशिष्ट अभिलक्षण होते हैं। उन्हें क्या कहेंगे हम? जीव। जीव एक क्रियाशील तंत्र है जिसमें आंतरिक वृद्धि, जैविक उपापचय, संवेदनशीलता और प्रतिक्रिया तथा कोशिकीय संगठन जैसे विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। अब हम जैव विविधता के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जैव विविधता क्या होता है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की संख्या और प्रकार को जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की संख्या और प्रकार को क्या कहते हैं? जैव विविधता। अभी तक ज्ञात और वर्णित जीवों की संख्या जो है 1.7 से 1.8 मिलियन है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। तो अभी तक ज्ञात और वर्णित जीवों की संख्या 1.7 से 1.8 मिलियन है। अब देखिए, जीवों का जो नाम होता है स्थानीय तौर पर कुछ और होता है, इंग्लिश में कुछ और होता है, तो ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होते रहता है। तो एक जीव का अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम हो सकता है। तो इसमें क्या होता है? एक भ्रमणकारी स्थिति पैदा हो जाती है। इसीलिए नामकरण की शुरुआत की गई कि किसी भी जीव का जो है एक ही नाम होगा जिससे वो पूरे विश्व में जाना जाएगा और उस नाम से कोई और जीव नहीं जाना जाएगा। तो उस नाम को हम जैविक या वैज्ञानिक नाम कहते हैं और इस पद्धति को नामकरण हम कह सकते हैं। एक ICVN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर और ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये 2 रूल्स दिए जिसके माध्यम से ICVN के माध्यम से पादपों का नामकरण करने लगा और ICZN के माध्यम से प्राणी का जो नामकरण है वो होने लगा। कैरोलस लिनियस एक वैज्ञानिक आए, इन्होंने सिस्टमा नेचुरी, द्विनाम पद्धति और द्विजगत पद्धति, ये 3 दिए हैं, जिसमें अभी हमको पढ़ना है द्विनाम पद्धति के बारे में। द्विनाम पद्धति से ही एक अर्थ निकल रहा है द्विनाम, अर्थात 2 नाम होगा, 2 नाम होगा और 2 पद में होगा। पहला पद जो है वो वंश का नाम होगा और दूसरा पद जो है वो जाति का नाम होगा।
तो कैरोलस लिनियस ने जो द्विनाम पद्धति दी है उसमें 2 पद हैं। पहला पद में वंश का नाम आता है, दूसरे पद में जाति का नाम आता है। अब देखिए इस नामकरण के, इस जैविक नामकरण के कुछ नियम हैं। जैविक नामकरण के कुछ नियम हैं, वो ये हैं कि पहला पद जो है वंश का नाम होगा, दूसरा पद जो है वो जाति का नाम होगा, है ना। तीसरी बात है कि पहला जो पद है, जो वंश का नाम है, वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा, ठीक है, और जाति का जो नाम है वो स्मॉल लेटर से शुरू होगा। चौथा जो है वो है कि ये जो सारा नाम होगा वो लैटिन भाषा में लिखा जाएगा। किस भाषा में? लैटिन भाषा में। लैटिन भाषा में ही क्यों? क्योंकि लैटिन भाषा बहुत पुराना है और अब यह चेंज नहीं हो सकता है, इसीलिए जो जैविक नामकरण है वो लैटिन भाषा में किया जाता है। पांचवा बात है कि अगर हम हाथ से लिखेंगे तो अलग अलग रेखांकित करेंगे, अंडरलाइन जिसको हम बोलते हैं, अलग अलग रेखांकित करेंगे। लेकिन अगर हम टाइपिंग करेंगे तो उसको इटैलिक में किया जाता है, यानी तिरछी अक्षरों में लिखा जाता है। तो टाइपिंग जब करेंगे तो तिरछे करेंगे, हाथ से लिखेंगे तो अलग अलग रेखांकित करेंगे। ये रेखांकन या तिरछी लिखना ये बताता है कि ये भाषा कौन सा है? लैटिन है। इसीलिए लैटिन भाषा की उद्भव है, इसी को दिखाने के लिए हाथ से अलग अलग रेखांकित किया जाता है, या टाइप करते हैं तो इटैलिक में तिरछे टाइप किया जाता है। किसी भी जीवों का जो जैविक नामकरण होता है उसके ये प्रोसेस होते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, उस जीव का जो खोज करता है उसके नाम को भी, अर्थात उसके वैज्ञानिक के नाम को भी लिखा जाता है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका के बाद लिन लिखा जाता है। तो वैज्ञानिकों का नाम संक्षेप में, संक्षेप का मतलब होता है छोटे में, जैसे बड़ा नाम है लिनियस तो उसका सिर्फ लिन लिख दिए, इसको भी लिख दिया जाता है। अगर वैज्ञानिक का नाम किसी जीवों के जैविक नाम में ऐड करना होता है तो उसके स्पीसीज के नेम के बाद, यानी जाति के नाम के बाद लिख दिया जाता है संक्षेप में, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होता है जैविक नामकरण का। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब बहुत सारे जीवों की खोज हो गई, यानी कि 1.7 से 1.8 मिलियन जब जीवों का जो है वर्णन हो चुका है, तो इनका एक एक करके अध्ययन करना बहुत ही मुश्किल था। तो इनका क्या किया गया? ग्रुपिंग कर दिया गया, अर्थात उनके दृश्य गुणों के आधार पर, यानी बाहर से जैसे वो दिखते थे उसके आधार पर उनका क्या किया गया? वर्गीकरण कर दिया गया, ताकि उनके अध्ययन को क्या कर दिया गया? आसान कर दिया जाए, ठीक है। तो देखिए आधुनिक वर्गीकरण का जो आधार था वो प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, पारिस्थितिक सूचना और विकासीय प्रक्रम है। इसको याद कैसे करते हैं? इसको रचना, प्रकार, पारिस्थितिक विकास, ऐसे याद करते हैं हम लोग। रचना, प्रकार, पारिस्थितिक विकास, ये सभी हैं आधुनिक आधार, ठीक है। यानी रचना यानी क्या? रचना और कोशिका रचना, प्रकार यानी सिंपल प्रकार, पारिस्थितिक यानी पारिस्थितिक सूचना, विकास यानी विकासीय प्रक्रम। तो रचना, प्रकार, पारिस्थितिक विकास, ये सभी हैं आधुनिक आधार। रचना, प्रकार, पारिस्थितिक विकास, ये सभी हैं आधुनिक आधार। अब देखिए वर्गीकरण विज्ञान, या इसको बोलते हैं वर्गीकी, इसके क्या क्या आधार हैं? तो विशेषीकरण, पहचान या अभिज्ञान, नामकरण और वर्गीकरण, ये सब क्या हैं? वर्गीकी के यानी टेक्सोनॉमी के आधार हैं। टेक्सोनॉमी के आधार क्या हो जाएंगे? विशेषीकरण, पहचान या अभिज्ञान, नामकरण और वर्गीकरण। इसी में जब हम विकासीय संबंध को भी शामिल करते हैं तो ये एक सिस्टेमैटिक्स का यानी वर्गीकरण पद्धति सिस्टेमैटिक्स का आधार हो जाएंगे। तो आधुनिक वर्गीकरण के क्या आधार हैं? रचना, प्रकार, पारिस्थितिक विकास, यानी रचना कोशिका का प्रकार है ना, कोशिका की रचना, पारिस्थितिक विकास, पारिस्थितिक सूचना और विकासीय प्रक्रम, ये सभी आधुनिक आधार हो जाएंगे। वर्गीकरण के आधार विशेषीकरण, पहचान या अभिज्ञान, नामकरण और वर्गीकरण। और इसी में जब हम विकासीय संबंध को शामिल करते हैं तो वो सिस्टेमैटिक्स यानी वर्गीकरण पद्धति के आधार हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो सिस्टेमा से मिलकर बना होता है ये सिस्टेमैटिक्स,
और सिस्टेमा का जो मतलब होता है, इसका मतलब है नियमित व्यवस्था। जीवों का एक नियमित जो व्यवस्था है वही क्या है, सिस्टेमेटिक्स है। और सिस्टेमेटिक्स का क्या क्या आधार हो जाएगा, विशेषीकरण, पहचान या अभिज्ञान, नामकरण, वर्गीकरण और विकासीय संबंध। यानी कि वर्गीकी के जो आधार हैं उसी में हम विकासीय संबंध को जब शामिल कर लेते हैं तो वो सिस्टेमेटिक्स का क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। आधुनिक का प्रकार, रचना, कोशिका की रचना है ना, पारिस्थितिक सूचना, विकासीय प्रक्रम, ये सब हो जाएगा। तो आधुनिक को कैसे याद करेंगे, रचना, प्रकार, पारिस्थितिक विकास। रचना, प्रकार, पारिस्थितिक विकास, यही सब है आधुनिक आधार। रचना यानी सिंपल रचना और कोशिका की रचना, प्रकार पारिस्थितिक यानी पारिस्थितिक सूचनाएं, विकास यानी विकासीय प्रक्रम, ये सभी क्या है, आधुनिक आधार हैं। और वर्गीकरण विज्ञान के या वर्गीकी के आधार क्या हो जाएंगे, विशेषीकरण, पहचान या अभिज्ञान, नामकरण और वर्गीकरण। यानी विशेष लोगों को पहचान लो, उसका नामकरण और वर्गीकरण कर दो। और सिस्टेमेटिक्स का वर्गीकी में विकासीय संबंध को शामिल कर लेंगे तो वो सिस्टेमेटिक्स का क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब हम वर्गीकी संवर्ग के बारे में समझते हैं। देखिए, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ या भाग। जंतुओं के लिए संघ, पौधों के लिए भाग और जगत। देखिए, ये सब जो एक पद के बाद दूसरे पद हैं, यानी ये जो पदानुक्रम है, इसी को हम वर्गीकी संवर्ग बोलते हैं। और देखिए, प्रत्येक पद जो है इसको वर्ग या संवर्ग या टैक्सा या टैक्सोन, ये सब एक ही चीज़ है, ये बोला जाता है प्रत्येक पद को। ये सभी क्या है, वर्गीकरण की एक इकाई के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो जाति, वंश, ये सब जो पदानुक्रम है उसको वर्गीकी संवर्ग बोलते हैं। और प्रत्येक ये जो पद हैं उसको वर्ग, संवर्ग, टैक्सा या टैक्सोन बोला जाता है। और ये सभी क्या है, वर्गीकरण की एक इकाई होते हैं। जाति से जब हम जगत की ओर बढ़ते हैं तो इस क्रम को आरोही क्रम बोला जाता है। अर्थात ये वर्गीकी संवर्ग जो है ये आरोही क्रम में है, यानी जाति से लेकर क्या है, जगत तक है। ठीक है, देखिए ये एक आरोही क्रम में है। और जैसे ही हम जाति से जगत की ओर बढ़ते जाते हैं तो समानता क्या हो जाती है, घटते जाती है। समानता धीरे धीरे घटते जाती है। देखिए, जाति में जो जीव एक दूसरे के करीब हैं इनमें ज़्यादा समानता है, जबकि जगत में जो जीव हैं एक दूसरे से कम समानता है। जाति किसको बोलते हैं, जाति का मतलब है जीवों का ऐसा समूह जो आकारिकी रूप से समान हो, यानी बाहर से देखने में एक समान हो, तथा जिनमें आंतरिक जनन की प्रक्रिया यानी अंतः जनन जो है, आंतरिक जनन की प्रक्रिया वो हो सके। और आंतरिक जनन से हमेशा एक ऐसा जीव पैदा हो जो क्या करे, आगे चल के जनन कर सके, आगे चल के जनन कर सके। ऐसा ना हो कि वो बंध्य हो, बंध्य ना हो, बंध क्या हो ना हो। अगर वो बंध हो गया इसका मतलब जो आपस में जनन किया वो जीव क्या है, एक जाति से बिलोंग नहीं करता है। तो जाति का मतलब है आकारिक रूप से समान जीव उसमें आएंगे और वो आंतरिक जनन करके एक ऐसे जीव का निर्माण करेंगे जो आगे चल के जनन कर सकते हैं, जो बंध्य नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए, जातियों का जो समूह होगा उसको हम वंश बोल देंगे, और वंश का जो समूह होगा उसको हम कुल बोल देंगे। कुल का समूह जो है उसको क्या बोल देंगे, गण। गण के समूह को वर्ग, वर्ग के समूह को संघ बोल देंगे अगर प्राणी होगा तो, और अगर जंतु ये होगा पादप तो उसको भाग बोल देंगे। और संघ या भाग के समूह को अल्टीमेटली हम क्या बोल देंगे, जगत। पादपों की बात करें तो कुल में जो है उनके कायिक और जनन गुण समान होते हैं। कायिक प्लस जनन गुण एक समान होते हैं। और गण में उनके जो पुष्पी गुण हैं वो समान होते हैं। ठीक है, पौधों की बात करें तो गण में क्या होते हैं, कायिक और जनन गुण समान होते हैं, कुल में और गण में पुष्पी गुण एक समान होते हैं। जैसे कि
पॉलीसोनियल्स एक क्या है, गण है पौधों का, जिसमें क्या होगा, पुष्पगुण एक समान होगा। ठीक है। अब देखिए कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम हमको देखने हैं। ऐसे तो बहुत जीवों के नाम होते हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट है जिसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे मानव का होमो सेपियंस होता है, आम का मैंजिफेरा इंडिका, घरेलू मक्खी का मस्का डोमेस्टिका, शेर का पैंथेरा लियो, बाघ पैंथेरा टिग्रिस, शेर यानी लायन यानी लियो, टिग्रिस यानी टाइगर, पैंथेरा पार्डस यानी चीता, सोलेनम ट्यूबिरोसम आलू का, सोलेनम मेलनजाना बैगन, सोलेनम नाइग्रीम किसका, टमाटर का, ट्रिटिकम एस्टाइवम किसका होता है, गेहूं का, मेलन जाना यानी मेला जाएगा, क्या चीज़ लेके, बैगन। देखिए यहाँ पर जो है कुछ और भी हैं, जैसे गाय का बॉस इंडिकस होता है, भैंस का बॉस बुबेलिस। तो बहुत सारे नाम हैं वैज्ञानिक किसी भी जीवों के, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट हैं इस चैप्टर में। जो जीवों के नाम है वो इतना ही है। इसमें जो पहला अक्षर है वो वंश का होगा, दूसरा क्या होगा, जाति का। तो यहाँ से इसके नाम से दो चीज़ तो हमको मिल जाता है, वंश और जाति का नाम। जैसे मानव का वंश क्या हो जाएगा, होमो, और जाति सेपियंस। आम का वंश मैंजिफेरा और जाति इंडिका। ठीक है। टमाटर की अगर बात करें या फिर गेहूं की अगर बात करें तो इसका वंश क्या हो जाएगा, ट्रिटिकम, और इसकी जाति क्या हो जाएगी, एस्टाइवम। ठीक है। अब देखिए कौन से जीव किस वंश में आते हैं और किस कुल में आते हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है। देखिए शेर, बाघ और चीता, ये तीनों किस वंश में आता है, तो पैंथेरा वंश में आता है। ये हम लोगों ने देखा कि इसका नाम क्या था, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस। तो ये तीनों पैंथेरा वंश में आते हैं। ठीक है। अब देखिए एक वंश है फेलिस, इस वंश में आती है कौन, बिल्ली, बिल्ली मौसी फेलिस वंश में आती है। ठीक है। ये दोनों जो है पैंथेरा वंश और फेलिस वंश, ये दोनों फेलिडी वर्ग में फेलिडी कुल में आती है। फेलिडी किस कुल में आती है, फेलिडी कुल में आती है। ठीक है। और देखिए एक और कुल होता है कैंसिडी, कैंसिडी कुल, इस कुल में कौन आता है, कुत्ता आता है। तो कुत्ता कौन सा कुल में आता है, कैंसिडी। फेलिडी कुल और कैंसिडी कुल ये दोनों जो है, ये दोनों कार्निवोरा गण में आता है। ये दोनों किस में आता है, कार्निवोरा गण में। कार्निवोरा गण और एक होता है प्राइमेटा गण, प्राइमेटा गण, प्राइमेटा गण जिसमें कि बंदर, गोरिल्ला, गिब्बन, मनुष्य, ये सब जो आता है ये सब प्राइमेटा गण में आता है। कार्निवोरा गण में फेलिडी और कैंसिडी कुल आता है। फेलिडी कुल में पैंथेरा और फेलिस वंश आते हैं। पैंथेरा में शेर, बाघ, चीता, फेलिस में बिल्ली आती है, कैंसिडी में कुत्ता आता है। ठीक है। ये दोनों गण जो है ये मैमेलिया वर्ग में आती है। किस में, मैमेलिया वर्ग में। और मैमेलिया वर्ग जो है वो कॉर्डाटा संघ में आती है, कॉर्डाटा संघ में आती है, और कॉर्डाटा संघ जंतु जगत में आएगा। कॉर्डाटा संघ का लक्षण क्या है, इसमें नोटोकॉर्ड होगा। नोटोकॉर्ड का मतलब है पृष्ठ रज्जु, यानी पीठ की जो हड्डी होती है पीठ में, यानी ये नोटोकॉर्ड कैसा होगा, पृष्ठीय यानी पीठ पर होगी। अधरिया मतलब पेट साइड, पृष्ठीय यानी पीठ के साइड। ठीक है। तो नोटोकॉर्ड यानी पृष्ठ रज्जु क्या होती है, पीठ के साइड होती है। और खोखली तंत्रिका तंत्र पाई जाती है। इसी जो पृष्ठ रज्जु है इसी के बीच में खोखली तंत्रिका तंत्र पाई जाती है। यही कॉर्डेटा संघ का लक्षण है। ठीक है। तो देखिए शेर, बाघ और चीता, शेर, बाघ और चीता ये तीनों क्या हो गया, पैंथेरा वंश में आता है। और एक और वंश है फेलिस जिसमें कि बिल्ली आती है। ठीक है। फेलिस और पैंथेरा ये दोनों वंश जो है वो फेलिडी कुल में आती है। इसमें कुल का
ये सफिक्स याद रखिए, लास्ट में ई होगा, जैसे फेलिडी। आगे चल के देखेंगे सोलेनेसी, तो उसमें भी ई आता है लास्ट में, तो फेलिडी कुल में कौन आएगा, पैंथेरा और फेलिस वंश, ठीक है। और कैंसिडी एक कुल है जिसमें कुत्ता आता है, तो कैंसिडी और फेलिस ये दोनों कुल को कार्निवोरा गण में रखा गया है, ठीक है। और एक और गण आता है प्राइमेटा गण, जिसमें बंदर, गोरिल्ला, गिब्बन, मनुष्य ये सब आते हैं। तो प्राइमेटा गण और कार्निवोरा गण देख, ठीक है, इस दोनों को मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। और मैमेलिया वर्ग कॉर्डेटा संघ में आती है। कॉर्डेटा संघ में का जो लक्षण है वो है नोटोकॉर्ड, इसमें एक होगा, एक संख्या कितनी होगी, एक, और वो कैसी होगी, पृष्ठीय होगी। और उसमें एक तंत्रिका तंत्र होगा जो कि कैसा होगा, खोखला होगा, वो कॉर्डेटा संघ का लक्षण है। और ये अल्टीमेटली संघ किस में होगा, जगत में आएगा। देखिए ये तो जंतु की बात हो गई। अब हम पादप में देखते हैं। तो पादप में आलू, बैगन, टमाटर, ये तीनों किस में आता है, सोलेनम वंश में आता है। ये तीनों किस में आता है, सोलेनम वंश। और सोलेनम वंश सोलेनेसी कुल में आता है, सोलेनेसी कुल में आता है। सोलेनेसी कुल में सोलेनम वंश के अलावा और भी आते हैं, जैसे सोलेनम हो गया, धातुरा, पिटूनिया, ये दो वंश और भी हैं जो किस में आते हैं, सोलेनेसी कुल में आते हैं। अब ये जो है सोलेनेसी कुल, ये पॉलीसोनियल्स गण में आते हैं। ये किस में आते हैं, पॉलीसोलियल्स गण में आते हैं। सोलेनेसी के अलावा एक और भी है, कोनवोल्व्यूएसी, इसमें भी लास्ट में ई है, ये भी एक क्या है, कुल है। तो सोलेनेसी और कोनवोल्व्यूएसी ये दोनों कुल जो है वो किस में आएगा, पॉलीसोनियल्स गण में आएगा। यहाँ गण तक ही याद रखना है पादप में, जो कि एनसीईआरटी में दिया है, हम सिर्फ उसी की बात करेंगे, ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है। तो आलू, बैगन, टमाटर ये सोलेनम वंश में आता है। इसके अलावा धातुरा वंश और पिटूनिया वंश ये तीनों किस में आता है, सोलेनेसी कुल में आता है। और सोलेनेसी कुल पॉलीसोनियल्स गण में आता है। इसमें एक और कुल आता है, कोनवोल्व्यूएसी, ठीक है, पॉलीसोनियल्स गण में आता है। अब देखिए हम बताए थे आपको कि कुल में क्या होगा, कायिक और जनन गुण समान होगा, और गण में क्या होगा, पुष्पी गुण समान होगा, जो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था, इसलिए हम इसकी बात किए। तो देखिए एक बार रिकैप कर लेते हैं इसको। शेर, बाघ और चीता तीनों पैंथेरा वंश में आते हैं। फेलिस वंश में बिल्ली आती है, ये पैंथेरा और फेलिस फेलिडी कुल में आती है, ठीक है। कैंसिडी एक कुल है जिसमें कुत्ता आता है। कैंसिडी और फेलिडी कुल जो है कार्निवोरा गण में आता है। एक और गण है प्राइमेटा, जिसमें बंदर, गोरिल्ला, मनुष्य और गिब्बन आता है। कार्निवोरा गण और प्राइमेटा गण ये दोनों मैमेलिया वर्ग में आता है। मैमेलिया वर्ग कॉर्डेटा संघ में आता है, जिसका लक्षण है नोटोकॉर्ड, पृष्ठीय नोटोकॉर्ड और खोखली तंत्रिका तंत्र। और कॉर्डेटा संघ जो है वो जंतु जगत में आता है। पौधों की बात करें तो आलू, बैगन, टमाटर ये तीनों सोलेनम वंश में आते हैं, ठीक है। सोलेनम वंश सोलेनेसी कुल में आते हैं। सोलेनम के अलावा धातुरा और पिटूनिया दो वंश के नाम हैं जो कि सोलेनेसी कुल में आते हैं। सोलेनेसी कुल और कोनवोल्व्यूएसी कुल ये दोनों क्या होते हैं, पॉलीसोनियल्स गण में आते हैं। इन कुलों में कायिक और जनन गुण समान होते हैं, और इन गण में क्या होते हैं, पुष्पी गुण एक समान होते हैं। अब हम वर्गीकी सहायता समूह के बारे में समझते हैं। देखिए वर्गीकी सहायता समूह किसको बोलेंगे, हर वो चीज़ जहाँ से हमें जीवों के बारे में या पौधों के बारे में कुछ न कुछ जानकारियाँ मिले, उसे हम वर्गीकी सहायता समूह कहते हैं। तो पहला है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम में जो पादप होते हैं, मृत पादप, कैसे
मृत पादप। इसको क्या करते हैं, पहले इस पादप को ले लेते हैं, इसको दबाकर सुखा लेते हैं और इसका एक शीट बना लेते हैं, ठीक है। और शीट में क्या करते हैं, एक लेबल लगा देते हैं। उस लेबल पर कुछ जैसे जिस भी पादप का जो है मृत अवशेष होता है उसको कि जिसको हम दबाकर सुखाकर जो रखते हैं, यानी परिरक्षित करके जिसको हम रखते हैं केमिकल्स में, उस लेवल पर क्या होता है, उसके नाम लिख देते हैं। उसका स्थानीय नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है और उसका कुल का नाम क्या है, ठीक है, उसको हम लिख देते हैं उस लेवल पर। जिस डेट में उसको हम खोज करते हैं, ठीक है, या परिरक्षित करते हैं, वो डेट लिख देते हैं उस पर और खोजकर्ता का नाम लिख देते हैं और खोजकर्ता का क्या लिख देते हैं, नाम उस पर लिख दिया जाता है। तो क्या क्या लिखते हैं उस लेवल पर, उस लेवल पर पौधों का वैज्ञानिक नाम, स्थानीय नाम, इंग्लिश का नाम और उसके कुल का नाम लिखा रहता है, खोजकर्ता का नाम लिखा रहता है और उसके खोजने की तिथि यानी तारीख लिखी हुई रहती है। किस पर, हर्बेरियम शीट पर। यहाँ पर मृत पौधों का क्या किया जाता है, परिरक्षण किया जाता है। दूसरा जो वर्गीकी सहायता समूह है वो है म्यूजियम। म्यूजियम में क्या करते हैं, पौधे या जंतु इसके मृत अवशेष को क्या करते हैं, परिरक्षित करके रखते हैं। अब जैसे जो बहुत बड़े बड़े जानवर जैसे शेरवाग हो गए, उतना बड़ा शरीर को तो परिरक्षित नहीं किया जाता है, तो उनके शरीर को खोखला करके उसमें रुई, कॉटन वगैरह क्या किया जाता है, भर दिया जाता है, ठीक है। जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनको क्या किया जाता है, केमिकल्स वाले जार में यानी ग्लास में क्या करते हैं, पिन लगा के उसको परिरक्षित कर देते हैं, ठीक है। तो इस दोनों में जीवों का मृत अवशेष लिया जाता है, हर्बेरियम और म्यूजियम में। अब देखिए वनस्पति उद्यान, तो वनस्पति उद्यान वनस्पतियों का संरक्षण करेगा और कैसे, वनस्पतियों का जीवित पौधों पर एक लेबल लगा देंगे और उसका नाम और उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो लिख देंगे, उसका कुल का नाम, इंग्लिश का नाम लिख देंगे उस पर, ठीक है। अब आता है जू यानी चिड़ियाघर। यहाँ भी जीवित जंतुओं को रखा जाता है और उसके प्राकृतिक आवास के तरह एक माहौल बनाकर रखा जाता है ताकि उसके जो नेचर हैं यानी प्रकृति हैं, यानी उसका जो गुण है उसका अध्ययन हम जीव जंतु कर सके, ठीक है। तो हम जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास के अनुसार बनाकर उसमें उसको रखते हैं ताकि उनके जो गुण हैं उसका अध्ययन किया जा सके, तो उसको हम बोलते हैं चिड़ियाघर, ठीक है। अब चाबी या कुंजी क्या होता है इसको समझिए, ये जल्दी बच्चों को समझ नहीं आता है। ये क्या होता है, चाबी क्या होता है, कोई एक ताला है, तो अगर हम उसमें चाबी लगाते हैं तो या तो वो ताला खुलेगा या फिर नहीं खुलेगा, अर्थात या तो मान्यता प्राप्त होगा या फिर अमान्यता प्राप्त होगा। कुंजी या चाबी क्या है, एक वर्गीकी सहायता समूह है, अर्थात इसके माध्यम से भी हम कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किसी भी गण कुल यानी क्या, वर्गीकी संवर्ग इसको बोलेंगे, वर्गीकी संवर्ग बोल देंगे, ठीक है। तो किसी वर्गीकी संवर्ग के बारे में कुछ न कुछ जानकारी मिलेगी। अब समझिए, देखिए कुंजी या चाबी अप्लाई कैसे करते हैं। कोई एक गुण ले लिए जैसे लंबाई, और इसका दो विपर्यासी लक्षण यानी दो विपरीत गुण ले लेंगे। लंबाई में मान लो छोटा बड़ा या लंबा बौना, ठीक है, लंबा बौना, दो इसके क्या ले लिए, विपर्यासी लक्षण ले लिए। अब इस दो विपर्यासी लक्षणों की जो तुलना करेंगे तो कोई एक कथन देंगे यहाँ पर, कथन, और उसका जो है दो रिजल्ट आएगा, या तो हाँ या ना। जैसे कथन दिए कि लंबाई एक गुण ले लिए, इसके दो विपर्यासी लक्षण या विपरीत लक्षण लंबा और बौना, इसका क्या करते हैं हम, तुलना करते हैं। तो कुंजी यानी एक कथन दे दिए इसमें कि ये पौधा लंबा है या बौना है, तो आंसर आया लंबा, ठीक है। तो ज्यों ही लंबा आया तो ये बौना क्या हो गया, कट गया, यानी इसको अमान्यता प्राप्त हुआ और इसको मान्यता प्राप्त हुआ। अब फिर लंबा में हम लंबा को एक गुण मान लेंगे तो इसके दो विपर्यासी लक्षण लेंगे। जैसे मान लो लंबा में हम ले लिए गोरा और काला, तो लंबा को अब हम एक गुण बना लिए और गोरा और काला दो इसके विपर्यासी लक्षण बना लिए। फिर एक कथन यहाँ पुट करेंगे कि यस और नो, तो क्या आएगा,
या तो गोरा या काला, अर्थात एक को मान्यता प्राप्त होगा और एक को मान्यता प्राप्त नहीं होगा। फिर इसको गुण बना लेंगे, अब गोरा में बना लेंगे छोटा या बड़ा, इस टाइप से क्या कर लेंगे, इसका तुलना करने लगेंगे। इसको एक गुण बना लेंगे तो फिर इसका दो क्या आएगा, विपर्यासी लक्षण। तो इस टाइप से एक मार्गदर्शन प्राप्त होगा। क्या होगा, मार्गदर्शन प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से हम जीवों के बारे में अधिक से अधिक, अर्थात जितना हम इसमें इनपुट डालते जाते हैं, इनपुट यानी कथन, जितना हम डालते जाते हैं उतना क्या होता है, जानकारी मिलते जाता है। अब अलग अलग वंश, अगर कुल की जानकारी के लिए अलग कथन डालेंगे, वंश की जानकारी के लिए अलग, और गण की जानकारी या जाति की जानकारी के लिए अलग कथन डालेंगे, तो ठीक है। तो कुंजी या चाबी क्या है, एक वर्गीकी सहायता समूह है जिसमें किसी एक गुण के दो विपर्यासी लक्षणों की तुलना की जाती है। फलस्वरूप किसी एक को मान्यता प्राप्त होता है और दूसरे को अमान्यता प्राप्त होता है। ये क्या है, किसी जीवों के बारे में जानने का एक मार्गदर्शन है, क्या, चाबी या कुंजी। तो इस टाइप से बता सकते हैं। अगर परिभाषा देना हो तो यह एक वर्गीकी सहायता समूह है जिसमें किसी एक गुण के दो विपर्यासी लक्षण को लेते हैं, तुलना करते हैं, फलस्वरूप एक को मान्यता, दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। अब देखिए, इन सारी वर्गीकी सहायता समूह से हम जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए। अब हम इस जानकारी को कहीं ना कहीं नोट करके लिखेंगे ताकि हमारे जो पीढ़ी अगले आएंगे उसको इतना जानकारी प्राप्त नहीं करना पड़े, वो सिर्फ पढ़ के उन जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। तो इसके लिए बहुत सारे साधन हैं, ठीक है। अब देखिए, वर्गीकी सहायता समूह से प्राप्त जो जानकारियां हैं उसको लिखने के लिए बहुत सारे पुस्तक हैं जिसमें हम उसकी जानकारियों को लिखेंगे ताकि हमारा जो आने वाला पीढ़ी है वो उस जीवों के बारे में जान सके। सबसे पहला है फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है, किसी विशेष क्षेत्र में मिलने वाले पौधों के वास स्थान का जो सूची है वो है फ्लोरा। फ्लोरा किसी विशेष क्षेत्र में मिलने वाले पौधों के वास स्थान की सूची है, ठीक है। मैनुअल क्या होता है, किसी विशेष क्षेत्र में मिलने वाले पौधों की जो स्पीसीज है, जो जाति है, उसकी सूची क्या है, मैनुअल। किसी एक विशेष क्षेत्र में मिलने वाले सभी पौधों की स्पीसीज यानी जाति की जो सूची है वो क्या होती है, मैनुअल होती है। और किसी एक विशेष क्षेत्र में मिलने वाली किसी एक, सभी जाति नहीं, किसी एक टेक्सोन या जाति की जो सूची है वो क्या है, मोनोग्राफ। और कैटलॉग भी एक सूचीपत्र होता है, इसका हिंदी होता है कैटलॉग का सूचीपत्र। इसमें क्या होता है, बहुत ऐसे विशेष जानकारियाँ होती हैं, विशेष जानकारी लिख दी गई होती है जिससे कि जीवों की सही पहचान हो सके। जीवों या पौधों की पहचान का, सही पहचान का जो जानकारी है वो कैटलॉग में लिख दिया जाता है। तो देखिए, फ्लोरा क्या होता है, एक विशेष क्षेत्र में पौधों के वास स्थानों की जो सूची बनाते हैं वो फ्लोरा है। उस पौधों की जो जाति, किसी एक विशेष क्षेत्र में पौधों की जो जातियां हैं उसकी जो सूची बनाते हैं वो मैनुअल है। किसी एक जाति या टेक्सोन की जो सूची बनाते हैं, केवल एक टेक्सोन पर विस्तृत जानकारी कहाँ दी होती है, मोनोग्राफ में। और कैटलॉग क्या है, विशेष जानकारी होती है जिससे पौधों या जंतुओं की सही पहचान की जा सके, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जितना है उतना ही देखिए, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है एनसीईआरटी इनफ है इन सारी चीज़ों के लिए। ऐसे ही इसमें बहुत चीज़ें रटने की होती है, लेकिन फिर भी मैं इसको बहुत ही छोटा करके देने की कोशिश किया हूँ। इस चैप्टर में एक ये चीज़ आपको देख लेना चाहिए एक बार, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। यहाँ से क्या पता चला कि मनुष्य का वंश क्या है, होमो, कि वो होमोनिडी होती है। गण प्राइमेट, आपको बताया कि प्राइमेटा गण में कौन सा आता है, मनुष्य आता है, बंदर, गिब्बन, ये सारे आते हैं, ठीक है। और वर्ग कौन सा हो जाएगा, मैमेलिया। और संघ कौन सा हो जाएगा, कॉर्डाटा। देखिए, घरेलू मक्खी का जो वैज्ञानिक नाम या जैविक नाम है वो है मस्का डोमेस्टिका। तो मस्का इसकी क्या हो जाएगी, वंश, और डोमेस्टिका इसकी जाति हो जाएगी, ठीक है। और इसके कुल जो हैं
म्यूसिडी, लास्ट में सब में ई आएगा, कुल के नाम में लास्ट में क्या आता है ई। म्यूसिडी इसका क्या हो जाएगा कुल, और गण कौन सा हो जाएगा डिप्टेरा, और वर्ग इंसेक्टा, इंसेक्ट मतलब होता है कीट पतंग, घरेलू मक्खी क्या है एक कीट है, इसलिए इंसेक्टा इसका क्या हो जाएगा वर्ग, और आर्थ्रोपोडा इसकी क्या हो जाएगी संघ। ठीक है। आम मैंजीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है, तो मैंजीफेरा इसका वंश, इंडिका इसकी जाति। एनाकार्डियेसी ये जो है ये इसकी कुल, लास्ट में क्या है ई, एनाकार्डियेसी ई लास्ट में है, वो क्या होगा इसका कुल। और स्पिंडल्स इसको हम याद किए हैं, गन सेपिंडेल्स इस टाइप से लिखा हुआ है। ठीक है। स्पिंडल्स आम का जो क्या हो जाएगा जाति सॉरी गण हो जाएगा, इस टाइप से आप इसको देख सकते हैं। और वर्ग डाइकोटिलिडन यानी द्विबीजपत्री, क्या हो जाएगा इसकी हिंदी द्विबीजपत्री। आम क्या होता है द्विबीजपत्री, और गेहूँ एक बीजपत्री यानी मोनोकोटिलिडन, ये इसके वर्ग हो जाएंगे। एंजियोस्पर्म क्या हो जाएगा इसके भाग हो जाएंगे आम और गेहूँ का, और इस दोनों का संघ होगा। मानव का संघ कॉर्डेटा, घरेलू मक्खी का आर्थ्रोपोडा। ठीक है। मानव का कुल होमोनिडी, घरेलू मक्खी का कुल म्यूसिडी। मानव का गण प्राइमेट, घरेलू मक्खी का गण डिप्टेरा, डिप्टेरा गण में घरेलू मक्खी, इंसेक्टा वर्ग में घरेलू मक्खी, मैमेलिया वर्ग में मानव। ठीक है। डाइकोटिलिडन का क्या होगा आम, मोनोकोटिलिडन क्या होगा गेहूँ। ठीक है। पोएसी क्या हो जाएगी पोएसी कुल में गेहूँ, पोएस गण में गेहूँ। ठीक है। इस टाइप से इसको 2-3 बार आप देखिएगा तो याद हो जाएगा।